हेलो हेलो। डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देखेंगे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉमिनल टी मॉडल का फेजर डायग्राम पढ़ा था, साथ ही साथ हम लोगों ने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कुछ कंपैरिजन भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के सेकंड मॉडल को आपका स्टार्ट या फिर एनालिसिस करने जा रहे हैं। और जो सेकंड मॉडल है दैट इज द नेम इज कॉल्ड नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो नॉमिनल पाई मॉडल का जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल होता है वो कैसा होता है, और इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए आपको जो पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं उन पैरामीटर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर उनके फार्मूले क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सेकंड मॉडल मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई मॉडल को आप जो है स्प्लिट कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसको आप बोलते हैं टू कैपेसिटेंस मॉडल। टू कैपेसिटेंस मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉमिनल पाई मॉडल में आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को आप दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं या फिर स्प्लिट कर देते हैं, जिसमें से half of the total capacitance of the transmission line is concentrated on the sending end side and half of the total capacitance of the transmission line is concentrated on the receiving end side। तो बेटा नॉमिनल पाई मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं, इसलिए आप इस मॉडल को स्प्लिट कंडेंसर या फिर स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को आप दो कैपेसिटेंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको टू कैपेसिटेंस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ। हम लोग सेकंड मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि आप देखेंगे जब मैं पावर फ्लो एनालिसिस करूंगा या फिर लोड फ्लो एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे या फिर फॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, तो जनरली आप देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो सबसे बेस्ट मॉडल होता है एनालिसिस करने के लिए वो आपका नॉमिनल पाई मॉडल ही होता है। ठीक है, तो जब मैं लोड फ्लो एनालिसिस आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को उसके नॉमिनल पाई मॉडल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों ये मॉडल आपका बेस्ट मॉडल है, इसको भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो नेक्स्ट बेटा मैं आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सेकंड मॉडल स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नॉमिनल पाई मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, या फिर बेटा इसी को बोलते हैं नॉमिनल पाई मॉडल को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट कंडेंसर मॉडल। स्प्लिट कंडेंसर मॉडल। स्प्लिट कंडेंसर मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मॉडल में, नॉमिनल पाई मॉडल में, आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल पार्ट्स में या फिर दो कैपेसिटेंस में, दो इक्वल कैपेसिटेंस में क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्प्लिट कंडेंसर मॉडल। कंडेंसर मीन्स होता है कैपेसिटर, या फिर आप इसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल, दैट इज आल्सो नोन एज ए स्प्लिट कैपेसिटर मॉडल। या फिर बेटा इसी को बोलते हैं, ये जो मॉडल होता है ये कितने कैपेसिटेंस मॉडल होता है, यहां पर लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल कैपेसिटेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कैपेसिटेंस आपका सेंडिंग एंड पे कंसंट्रेट होता है और दूसरा कैपेसिटेंस आपका रिसीविंग एंड पे। और जो बेटा सेंडिंग एंड पे का कैपेसिटर कंसंट्रेट होगा और जो रिसीविंग एंड में, वो टोटल कैपेसिटेंस के हाफ होने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट, ये जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है बेटा, दिस इज टू कैपेसिटर मॉडल, टू
कैपेसिटर मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल को हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग पे मैं लिख देता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट मॉडल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस मॉडल की एनालिसिस आपको बेटा आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट मॉडल। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मैं नॉमिनल पाई मॉडल का इलेक्ट्रिकल एनालिसिस अगर करना चाहता हूं तो मुझे इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। तो नॉमिनल पाई मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस के हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस को सेंडिंग इन पे कंसंट्रेट करते हैं और लाइन के टोटल कैपेसिटेंस का हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेट करते हैं रिसीविंग इन पे, और लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस होता है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल। और जो भी आप मॉडल बनाएंगे, जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो जो भी इक्वेशन आप यूज करेंगे, चाहे आप ABCD पैरामीटर यूज करें या फिर मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन के R, L और C को कंसीडर करेंगे, चूंकि ये पर फेज डिफाइन होते हैं, तो जो मैं मॉडल यूज करने वाला हूं वो पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल होने वाला है। तो नॉमिनल पाई मॉडल में, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस आपके लाइन के टोटल कैपेसिटेंस का हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेट करते हैं सेंडिंग एंड में, या फिर आप बोल सकते हैं नॉमिनल पाई मॉडल में लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग एंड साइड एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द टोटल ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग एंड साइड। तो आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस का हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेट करते हैं सेंडिंग एंड साइड में और हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेट करते हैं रिसीविंग एंड साइड में। लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस होता है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज द टोटल इंडक्टेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। और बेटा लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो दिस इज नथिंग बट द रिसीविंग इन साइड पे मैंने क्या कर दिया बेटा, हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस को कंसंट्रेट कर दिया। ठीक है, नाउ दिस इज द C/2 half of the capacitance is concentrated on the sending end side and half of the capacitance is concentrated on the receiving end side। और लाइन का बेटा जो टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल इंडक्टेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नाउ दिस इज द सेंडिंग एंड साइड। सेंडिंग एंड वोल्टेज को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VS से। सेंडिंग एंड वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई VS, दैट इज पोलैरिटी इज प्लस माइनस। सेंडिंग इन करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई IS। ठीक है, नाउ रिसीविंग इन, दिस इज द रिसीविंग इन। रिसीविंग इन के वोल्टेज को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं VR से। रिसीविंग इन वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई VR एंड रिसीविंग इन करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई व्हाट, IR। ठीक है, आप देखेंगे आपके R और L आपके सीरीज पैरामीटर की वजह से लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। और बेटा दैट इज टोटल कैपेसिटेंस का हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग एंड साइड। हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस की वजह से आप बोल सकते हैं दैट इज हाफ ऑफ द टोटल शंट एडमिटेंस। टोटल शंट एडमिटेंस का half of the shunt admittance is concentrated on the sending end side। और बेटा half of the total capacitance का half of the capacitance is concentrated on the receiving side। तो बेटा हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस की वजह से आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ द शंट एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। तो आप जो है नॉमिनल पाई मॉडल को अगर इंपीडेंस और एडमिटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं तो नॉमिनल पाई मॉडल में लाइन का हाफ ऑफ द एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड एंड लाइन का जो टोटल इंपीडेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, चूंकि ये कैपेसिटर कहां पर कंसंट्रेट है बेटा, सेंडिंग इन के पास कंसंट्रेट है और ये वाला जो हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट सेंडिंग एंड साइड, दिस इज सेंडिंग एंड।
दिस इज सेंडिंग एंड एंड दिस इज रिसीविंग एंड, दिस इज रिसीविंग एंड, दिस इज रिसीविंग एंड। चलिए थोड़ा सा हम लोग करंट की बात करते हैं। कैपेसिटर के करंट को चार्जिंग करंट बोलते हैं। तो आप देखेंगे ये जो आपका सेंडिंग इन करंट है वो इस नोड में आने के बाद, सेंडिंग इन करंट इस नोड पे आने के बाद इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट कैपेसिटर से पास कर जाएगा और कुछ करंट आपका रजिस्टर और इंडक्टर से पास करेगा। तो जो करंट बेटा कैपेसिटर से पास करेगा वो कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर को जो करंट चार्ज करता है उसको बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आईसी। चूंकि ये कैपेसिटर सेंडिंग इन के पास कंसंट्रेट है तो इसको बोलेंगे दैट इज सेंडिंग इन चार्जिंग करंट एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ICS। ICS क्या है, सेंडिंग इन चार्जिंग करंट। मतलब जो कैपेसिटर सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट है उस कैपेसिटर से जो करंट पास करता है उसको बोलते हैं दैट इज सेंडिंग इन चार्जिंग करंट। और आप देखेंगे कुछ करंट तो इस कैपेसिटर से पास कर जाएगा और कुछ करंट आपका इस रजिस्टर और इंडक्टर से क्या करेगा, पास करेगा। तो आप देखेंगे ये कैपेसिटर सेंडिंग इन पे कंसंट्रेट है और ये कैपेसिटर रिसीविंग इन पे कंसंट्रेट है, ठीक है। तो सेंडिंग इन और रिसीविंग इन के बीच का जो लिंक होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा इस करंट को मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, ये कैपेसिटर सेंडिंग इन पे कंसंट्रेट है, ये कैपेसिटर रिसीविंग इन में। तो सेंडिंग इन आप देखेंगे जो रजिस्टर इंडक्टर क्या है बेटा, सेंडिंग और रिसीविंग इन के बीच में लिंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट नोन एज ए ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा आपके रजिस्टर और इंडक्टर से जो करंट पास करेगा उस करंट को आप बोलेंगे यहां पर ITL। ITL मींस ट्रांसमिशन लाइन करंट, क्योंकि बेटा ये जो इंडक्टर दैट इज इंडक्टर और रजिस्टर है वो सेंडिंग इन और रिसीविंग इन के बीच के लिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंडिंग इन और रिसीविंग इन के बीच के जो लिंक होता है दैट लिंक इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा इस रजिस्टर और इंडक्टर से जो करंट पास करेगा उसको मैं बोलूंगा ट्रांसमिशन लाइन करंट। तो नाउ दिस इज द, ये ट्रांसमिशन लाइन का करंट फ्लो करते करते बेटा इस नोड पे पहुंचेगा और इस नोड पे पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में क्या होगा, डिवाइड होगा। कुछ करंट आपका इस कैपेसिटर से पास करेगा, कुछ करंट आपका रिसीविंग इन पे फ्लो कर जाएगा। जो करंट रिसीविंग इन पे फ्लो करेगा उसको आप IR से रिप्रेजेंट करेंगे और जो करंट बेटा कैपेसिटर से पास करेगा उसको चार्जिंग करंट बोलेंगे। तो नाउ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय IC। लेकिन ये चार्जिंग करंट आपके कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, ठीक है। आपका ये जो करंट है वो कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, इसलिए इसको चार्जिंग करंट बोलूंगा। क्योंकि ये कैपेसिटर कहां पर कंसंट्रेट है, रिसीविंग। तो दिस इज कॉल्ड रिसीविंग इन चार्जिंग करंट। तो बेटा रिसीविंग इन के कैपेसिटर से जो करंट पास करता है उसको बोलते हैं रिसीविंग इन चार्जिंग करंट एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ICR, ठीक है। तो नाउ दिस इज द सम रिप्रेजेंटेशन इन द सर्किट डायग्राम कि किस ब्रांच के करंट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो RLC है वो पर फेज डिफाइन है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाया वो कैसा है, पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल। तो दिस इज नथिंग बट द पर फेज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। यहां पर मैं लोड भी लगा देता हूं। नाउ आई कैन बी कनेक्ट द लोड इन द ट्रांसमिशन लाइन। लोड हमेशा रिसीविंग इन पे क्या होता है बेटा, कनेक्ट होता है। तो नाउ आई कैन बी टेकन द लोड, दिस इज नथिंग बट द लोड विल बी देयर। नाउ दिस इज द लोड, दिस इज लोड या फिर कंज्यूमर इज कनेक्टेड ऑन द रिसीविंग इन साइड, ठीक है। तो आप देखेंगे जो रिसीविंग इन करंट होगा पूरा का पूरा रिसीविंग इन करंट किससे पास कर जाएगा, लोड से पास कर जाएगा। तो बेटा लोड करंट इज नथिंग बट द इक्वल टू रिसीविंग, लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट। और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रिसीविंग इन वोल्टेज। ये पूरा का पूरा रिसीविंग इन वोल्टेज किसके क्रॉस जाएगा, लोड के क्रॉस। तो लोड वोल्टेज इज नथिंग बट द रिसीविंग इन वोल्टेज। तो अगर मैं लोड का पावर फैक्टर लिखना चाहूं बेटा तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, लोड के टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट दैट इज VR और IR के बीच के एंगल का कोसाइन। तो दैट इज नथिंग बट द लोड पावर फैक्टर, लोड
पावर फैक्टर इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय cos phi r। और लोड पावर फैक्टर बोलिए या फिर रिसीविंग एंड पावर फैक्टर बोलिए, बात क्या है, सेम, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। ठीक है, तो नाउ दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल विल बी देयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल पाई मॉडल के। आप देखेंगे हर एक ट्रांसमिशन लाइन में आपको रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट आपको मालूम होता है, और हर एक ट्रांसमिशन लाइन में आपको सेंडिंग इन करंट और सेंडिंग इन वोल्टेज क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट निकालने के लिए आपको उस ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर जो एनालिसिस होगा कि नॉमिनल पाई मॉडल के ABCD पैरामीटर क्या होते हैं। तो नाउ फर्स्ट हेडिंग विल बी देयर कैलकुलेशन ऑफ ABCD पैरामीटर ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल के हम लोग ABCD पैरामीटर क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि कंसंट्रेटेड मॉडल होता है नॉमिनल पाई मॉडल, इसलिए नेटवर्क थ्योरी की हेल्प से आप यहां पर ABCD पैरामीटर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल को बनाने के लिए, नॉमिनल पाई मॉडल को बनाने के लिए मुझे 3 टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करना पड़ता है। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, नाउ सी ऑन द बोर्ड, पहला टू पोर्ट नेटवर्क आपको ये दिख रहा होगा। पहले टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास कौन सी ब्रांच है बेटा, शंट ब्रांच है, और शंट ब्रांच का आपको क्या मालूम है बेटा, एडमिटेंस मालूम है। अगर शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के आप ABCD पैरामीटर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो है फिर से एक टू पोर्ट नेटवर्क दिख रहा होगा, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक सीरीज ब्रांच है, और इस सीरीज ब्रांच का बेटा आपको क्या मालूम है बेटा, इंपीडेंस मालूम है। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें केवल सीरीज ब्रांच है, सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम, तो इसके भी आप ABCD पैरामीटर निकाल सकते हो। तीसरा टू पोर्ट नेटवर्क फिर से आपको दिख रहा होगा, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में फिर से आपके पास क्या है, एक शंट ब्रांच है, और शंट ब्रांच का आपको क्या मालूम है बेटा, एडमिटेंस मालूम है। तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के भी आपको ABCD पैरामीटर मालूम है। ठीक है, अब जब आप जो है इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को किसमें कनेक्ट करें, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है पहले के आउटपुट को दूसरे में एज ए इनपुट कनेक्ट करिए, और दूसरे के आउटपुट को तीसरे नेटवर्क के आप जो है एज ए इनपुट में कनेक्ट करिए। तो अगर मैं इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग में कनेक्ट करूंगा तो जो मेरा ओवरऑल नेटवर्क है वो कैसा नेटवर्क है बेटा, नॉमिनल टी नेटवर्क है। तो अगर नॉमिनल टी नेटवर्क के या फिर नॉमिनल पाई मॉडल, सॉरी फॉर दैट, आप देखेंगे अगर मैं इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट कर दूंगा तो जो है मुझे कौन सा मॉडल मिलेगा, नॉमिनल पाई मॉडल। अगर मैं इस नॉमिनल पाई मॉडल के ABCD पैरामीटर निकालना चाहता हूं तो इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर का मुझे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैं मान लेता हूं कि जो ओवरऑल मेरे पास नॉमिनल पाई मॉडल है, दिस इज ए ओवरऑल नॉमिनल पाई मॉडल, दिस इज ए ओवरऑल नॉमिनल पाई मॉडल के जो ABCD पैरामीटर हैं या फिर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर हैं, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ABCD। तो जो ओवरऑल नॉमिनल पाई मॉडल है उसके जो ABCD पैरामीटर होंगे या फिर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर होंगे, इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले टू पोर्ट नेटवर्क का ABCD पैरामीटर, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर, और तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर का अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मुझे नॉमिनल पाई मॉडल के ABCD पैरामीटर मिल जाएंगे। आप देखेंगे पहले टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, तो इसके जो ABCD पैरामीटर होंगे क्या होंगे, 1 0 y/2 एंड दिस इज 1। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में सीरीज ब्रांच है, सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो ABCD पैरामीटर क्या होंगे, 1 दिस इज Z 0 1। और तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क में शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच का आपको एडमिटेंस मालूम है, तो ABCD पैरामीटर क्या होंगे, 1 0 दिस इज y/2 एंड दिस इज 1। इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क का जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास नॉमिनल
पाई मॉडल के जो ABCD पैरामीटर हैं वो आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। ए पैरामीटर कितना आता है बेटा 1 + YZ/2। आपका बी पैरामीटर कितना आता है दैट इज Z। आपका सी पैरामीटर होता है Y, दिस इज 1 + YZ/4। और बेटा डी पैरामीटर कितना आता है 1 + YZ/2। तो दिस इज नथिंग बट द ABCD पैरामीटर ऑफ ए नॉमिनल पाई मॉडल। इस नॉमिनल पाई मॉडल के जब आपको ABCD पैरामीटर मालूम है तो आप नॉमिनल पाई मॉडल में क्या कर सकते हैं, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ABCD पैरामीटर Y और Z किसको डिपेंड करे, वेयर Z किसको डिपेंड करा बेटा, दिस इज नथिंग बट द टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और जो कि कितना होता है R + jX, दैट इज R + j। X क्या है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टिव रिएक्टेंस, और X की वैल्यू कितनी होती है बेटा ω/L, और यूनिट क्या होती है बेटा ओम विल बी देयर। और Y किसको डिपेंड करा है, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल शंट एडमिटेंस, जो कि किसकी वजह से आता है, कैपेसिटर की वजह से। तो शंट Y क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का टोटल शंट एडमिटेंस, जिसकी वैल्यू होती है jωc, दैट इज मो या फिर सीमेंस। ठीक है, अगर आपको नॉमिनल पाई मॉडल के ABCD पैरामीटर मालूम है, ABCD पैरामीटर को देख के आप बता सकते हैं कि जो आपका नॉमिनल पाई मॉडल है वो सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिकल है, रेसिप्रोकल है या फिर नॉन रेसिप्रोकल है। तो आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल के ABCD पैरामीटर मालूम है और A पैरामीटर आपके D पैरामीटर के बराबर है, मतलब मेरा जो नॉमिनल पाई मॉडल होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का वो एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट में आपको, अगर मैं नॉमिनल पाई मॉडल को बीच से क्या करूं बेटा, कट करूंगा, तो आपका नॉमिनल पाई मॉडल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पर आप रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस यहां पर कंसंट्रेट कर दीजिए, और हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस और हाफ ऑफ द इंडक्टेंस यहां पर कंसंट्रेट करेंगे। और जैसे ही आप अपने नॉमिनल पाई मॉडल को सेंटर से कट करेंगे तो आपका नॉमिनल पाई मॉडल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखने वाला हूं बेटा, फर्स्ट पॉइंट, that is in nominal pi model, the A parameter is equal to D parameter, that is equal to 1 + YZ/2, so that nominal pi model of a medium transmission line represents a symmetrical network, कैसे नेटवर्क को बेटा रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉमिनल पाई मॉडल आपका एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल आपका RLC एलिमेंट से मिलके बना है। RLC आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं, तो पैसिव एलिमेंट से मिलके पैसिव नेटवर्क बनता है, और जो नेटवर्क पैसिव होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है। तो आप देखेंगे हर एक ट्रांसमिशन लाइन RLC और G से मिलके ही बनी होती है, और ये सारे के सारे एलिमेंट आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं। मतलब आपकी हर एक ट्रांसमिशन लाइन एक पैसिव नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। अगर पैसिव नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है तो AD - BC की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। आपको नॉमिनल पाई मॉडल में ABCD पैरामीटर मालूम है, अगर AD - BC आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आने वाली है। तो बेटा मेरे पास जगह खत्म हो गई है, तो मैं बेटा इसको क्या कर देता हूं बेटा, मिटा देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहां पर एक पॉइंट लिखने वाले हैं, दैट इज इन नॉमिनल पाई मॉडल अगर मैं AD - चूंकि ABCD पैरामीटर मुझे मालूम है, अगर मैं AD - BC कैलकुलेट करूंगा तो जो नॉमिनल पाई मॉडल है वो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को क्या करता है, रिप्रेजेंट। अगर AD - BC कैलकुलेट करूंगा तो AD - BC हमेशा कितना आएगा बेटा, 1 के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं नॉमिनल पाई मॉडल में। ठीक है, तो नॉमिनल पाई मॉडल आपका एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर नॉमिनल पाई मॉडल में AD - BC कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1। तो आप लिखेंगे चूंकि
AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 है, चूंकि इन नॉमिनल पाई मॉडल AD माइनस BC की वैल्यू कितनी आती है 1 के बराबर, सो दैट नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन represents a reciprocal network also। तो आपका जो नॉमिनल पाई मॉडल होता है वो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को भी बेटा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर आपको नॉमिनल पाई मॉडल के ABCD पैरामीटर मालूम है तो आप सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नेक्स्ट होगा आपको नॉमिनल पाई मॉडल में ABCD पैरामीटर आपको मालूम होते हैं। ठीक है, ABCD पैरामीटर अगर आपको मालूम है तो आप अपने नॉमिनल पाई मॉडल में सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल इन द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है, सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू बेटा कितनी होती है, सेंडिंग इन वोल्टेज होता है AVR प्लस BIR। सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दैट इज VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR। और अगर आप सेंडिंग इन करंट निकालना चाहते हैं, दिस इज सेंडिंग इन करंट कितना होता है बेटा, CVR प्लस DIR। और आप देखेंगे आपको रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग करंट मालूम होता है, ABCD पैरामीटर आपको मालूम होते हैं, सारी वैल्यू पुट करेंगे और अपने नॉमिनल पाई मॉडल में आप सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट इस इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके जो ABCD पैरामीटर होते हैं जनरली वो आपके ट्रांसमिशन लाइन के इंपीडेंस और एडमिटेंस से डिपेंड करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस और एडमिटेंस होता है वो आपका कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के जो ABCD पैरामीटर होते हैं जनरली एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो दे हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि नॉमिनल पाई मॉडल में जो A पैरामीटर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा नॉमिनल पाई मॉडल में। और आप देखेंगे नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है बेटा, मॉड ऑफ VS डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A। तो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज को निकालने के लिए आपको नॉमिनल पाई मॉडल में A पैरामीटर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो नेक्स्ट बेटा अपनी हेडिंग होने वाली है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ A पैरामीटर मैग्नीट्यूड, A पैरामीटर मैग्नीट्यूड ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो नॉमिनल पाई मॉडल में A पैरामीटर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल में आपको A पैरामीटर आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इन द नॉमिनल पाई मॉडल जो A पैरामीटर होता है, व्हाट इज द A पैरामीटर कितना होता है, 1 प्लस YZ/2।
अगर आप ए पैरामीटर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टोटल इंपीडेंस और एडमिटेंस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो टोटल सीरीज इंपीडेंस होता है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है, लगभग 50 से 80 के आसपास होती है। तो जनरली मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के हर एक मॉडल में आपको ए पैरामीटर निकालना है। तो हर एक मॉडल में ए पैरामीटर के मैग्नीट्यूड को कंपेयर अगर करना है तो आपको हर एक पैरामीटर मॉडल में इंपीडेंस और एडमिटेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेम माननी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि नॉमिनल पाई मॉडल में जो ए पैरामीटर है वो कितना 1 + YZ/2 और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो आपके ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंपीडेंस होता है उसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो 50 से 80 ओम के आसपास होती है। तो जनरली हम लोगों ने 50 मान ली थी। और जो फेज एंगल होता है टोटल सीरीज इंपीडेंस का मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 80 डिग्री के आसपास होता है। वहीं अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के टोटल शंट एडमिटेंस की बात करूं, क्योंकि लीकेज करंट आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में बहुत कम होता है तो जो शंट एडमिटेंस होता है वो भी बहुत कम होता है और उसकी वैल्यू लगभग होती है 0.0005। ठीक है। और एंगल क्या होता है, शंट एडमिटेंस कैपेसिटेंस की वजह से आता है तो फेज एंगल होता है 90 डिग्री विल बी देयर। तो मुझे कंपेयर करना है इसलिए मैं हर एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में इंपीडेंस और एडमिटेंस की वैल्यू सेम मान के चलूंगा। ठीक है। तो लेट अस कंसीडर जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन टोटल जो सीरीज इंपीडेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 50 और एंगल कितना होता है बेटा 80 डिग्री के आसपास होता है। और जो एडमिटेंस होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 0.0005, एंगल इज 90 डिग्री। इतना मो या फिर सीमेंस। आप देखेंगे अगर मैं नॉमिनल पाई मॉडल के ए पैरामीटर को नॉमिनल टी से कंपेयर करूं तो क्या दोनों का ए पैरामीटर सेम है? नॉमिनल टी में भी ए पैरामीटर 1 + YZ/2 था और नॉमिनल पाई मॉडल में भी ए पैरामीटर 1 + YZ/2 है। और आप देखेंगे इंपीडेंस और एडमिटेंस की वैल्यू सेम ही रख रहा हूं तो जो मेरे ए पैरामीटर की वैल्यू नॉमिनल टी मॉडल में आई थी वही ए पैरामीटर की वैल्यू आपके नॉमिनल पाई मॉडल में आएगी। नॉमिनल पाई मॉडल और नॉमिनल टी मॉडल में ए पैरामीटर जो हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर ए पैरामीटर सेम होता है तो जब मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो दोनों ही मॉडल में ए पैरामीटर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो अगर मैं ए पैरामीटर को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इंपीडेंस और एडमिटेंस की जो वैल्यू होती है उनको मुझे इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा ना। इंपीडेंस और एडमिटेंस की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो पिछले मॉडल में मैं ए पैरामीटर की वैल्यू निकालूंगा तो सेम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल में ए पैरामीटर सेम होता है तो दोनों मॉडल में ए पैरामीटर की वैल्यू सेम आएगी। तो नॉमिनल पाई मॉडल अगर आप ए पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे तो ए पैरामीटर एग्जैक्टली सेम आएगा नॉमिनल टी मॉडल के बराबर। तो कितना आया था बेटा, जब मैंने इंपीडेंस और एडमिटेंस की वैल्यू रखी थी तो ए पैरामीटर आया था, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो आया था 0.98 और फेज एंगल आया था 0.1255 डिग्री विल बी देयर। और यहां से आप देख सकते हैं कि नॉमिनल पाई मॉडल में जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है वो आपका किस रेंज पे होता है, 0.98 के आसपास होता है, जो कि 1 से कम होता है। तो यहां पर नोट करके लिखेंगे इन नॉमिनल पाई मॉडल जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है और लगभग किस रेंज पे होता है, 0.98, जो कि नॉमिनल टी में भी आया था। तो एक नोट बेटा यहां पर मैं लिखने वाला हूं। ठीक है। नाउ आई कैन बी कंसीडर द 1 नोट विल बी देयर। ठीक है। तो एक नोट हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल में आपका ए पैरामीटर सेम होता है, इसलिए ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड भी दोनों ही मॉडल में क्या आता है बेटा, सेम आता है। ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट 1 नोट विल बी देयर। यहां पर हम लोग एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है। तो नाउ नोट हम लोग लिखने वाले हैं, नोट इन नॉमिनल पाई मॉडल, in the nominal pi model
of a medium transmission line. In the nominal pi model of a medium transmission line, the A parameter magnitude, the A parameter magnitude, the A parameter magnitude h, the A parameter magnitude is less than always the A parameter magnitude is always less than unity. कितना होता है बेटा? यूनिटी से कम होता है. दैट इज इन नॉमिनल पाई मॉडल जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा. ठीक है, हमेशा नॉमिनल पाई मॉडल में जो आपका ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कम होगा. या फिर आप लिख सकते हैं नॉमिनल पाई मॉडल ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड 1 से कम होता है. और किस रेंज पे होता है? 0.98 की रेंज पे होता है, जो कि 1 से कम होता है. किसी भी तरीके से लिखे, बात क्या है? सेम है. तो हमेशा आप गांठ बांध के रखेंगे, नॉमिनल पाई मॉडल में भी ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से क्या रहेगा? कम रहेगा. ठीक है, अब मैं नॉमिनल पाई मॉडल के को क्या करना चाहता हूं? एनालिसिस करना चाहता हूं, इसके परफॉर्मेंस की एनालिसिस करना चाहता हूं. आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए 2 पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं. एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा होता है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी. तो हम लोग नॉमिनल पाई मॉडल में अगर मुझे वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होगा, और अगर मैं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का मेरा फार्मूला क्या होने वाला है, उस चीज को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. तो नेक्स्ट बिट अपनी हेडिंग होने वाली है दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ए नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को अब आप क्या करने वाले हैं बेटा? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने वाले हैं. और एनालिसिस करने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल में, और आपका ट्रांसमिशन इफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये दोनों चीजें बेटा हम लोग देखने वाले हैं. तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग लिखेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ए नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ए नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग है परफॉर्मेंस एनालिसिस of nominal pi model of a medium transmission line. Performance analysis of a nominal pi model of a medium transmission line. ठीक है, तो बेटा पहला परफॉर्मेंस एनालिसिस पैरामीटर होगा दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेटा? नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज. और अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई रेफरेंस वैल्यू. रेफरेंस वैल्यू क्या होती है? क्या चीज़ मालूम होती है ट्रांसमिशन में? रिसीविंग इन वोल्टेज. और परसेंटेज में निकालना, बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहला परफॉर्मेंस एनालिसिस पैरामीटर होगा कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल में अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहते हो तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, तो आपका परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर मुझे नॉमिनल पाई मॉडल में वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फार्मूला क्या होने वाला है. और इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ V डॉट R, और सफिक्स में क्या आएगा बेटा? N विल बी देयर. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बेटा?
परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, क्या होता है बेटा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज divided by reference value. What is the reference value? That is the full load receiving in voltage divided by full load receiving end voltage multiplied by what, परसेंटेज में निकालना है तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 100 विल बी देयर। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होगा, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज नो लोड रिसीविंग वोल्टेज को प्रिंट करते हैं VRNL, दैट इज नो लोड रिसीविंग वोल्टेज। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज को प्रिंट करते हैं VRFL, फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई दैट इज फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज इंटू 100। यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैंने बार लगाया तो मॉड लगाया, लेकिन अगर मैं बार नहीं लगा रहा तो मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, देखो बेटा बार नहीं लगाया मतलब मैं नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, माइनस फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई 100। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज क्या होता है, लोड लगाने के बाद रिसीविंग इन वोल्टेज, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VR, लेकिन नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज आपको निकालना है। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है आपको मालूम है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है VS/A। तो इसको हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज निकालूंगा तो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का फार्मूला क्या है। नो लोड का मतलब आपने रिसीविंग इन को ओपन कर दिया, अगर रिसीविंग इन को ओपन कर दिया है मतलब रिसीविंग करंट की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज 0। और बेटा ओपन सर्किट में हमेशा करंट की वैल्यू मालूम होती है, करंट 0 होता है, लेकिन आपका ओपन सर्किट वोल्टेज आपका कैलकुलेट करना होता है। तो नो लोड के समय आपका रिसीविंग इन ओपन सर्किट होता है, मतलब रिसीविंग इन करंट 0 होता है, उस समय आप रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं VRNL, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं सेंडिंग इन वोल्टेज को निकालना चाहूं, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होता है बेटा, AVR प्लस BIR, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं सेंडिंग इन करंट निकालना चाहूं बेटा, सेंडिंग इन करंट किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कितना होता है, CVR प्लस DIR। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नो लोड के समय आपको रिसीविंग इन करंट मालूम होता है और रिसीविंग इन वोल्टेज को आप उस समय रिप्रेजेंट करते हैं VRNL, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो आप देखेंगे नो लोड के समय आपको रिसीविंग इन करंट अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का मालूम है, रिसीविंग इन वोल्टेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन टेक इट द आपका किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग इन वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 मैं रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन निकाले। तो कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको रिसीविंग इन वोल्टेज निकालना है तो रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी गॉट किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो रिसीविंग इन वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू VS माइनस B इंटू IR डिवाइडेड बाई A। दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट के बीच में ये रिलेशन होता है, मतलब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट होगा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको रिसीविंग इन करंट मालूम है ट्रांसमिशन लाइन का, उस रिसीविंग इन करंट को यहाँ पर रखिए और उसके करस्पॉन्डिंग रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मुझे रिसीविंग इन वोल्टेज निकालना है कब, नो लोड के समय। नो लोड के समय आपको रिसीविंग इन करंट मालूम है तो उसके नो लोड के समय जब रिसीविंग इन करंट 0 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप रिसीविंग इन वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड
कंडीशन। नो लोड के समय जो रिसीविंग इन करंट होता है, रिसीविंग इन करंट कितना होता है 0, उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं VRNL, VRNL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस आप देखेंगे अगर ट्रांसमिशन लाइन का आपको रिसीविंग इन करंट मालूम है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप रिसीविंग इन वोल्टेज को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। नो लोड के समय आपको रिसीविंग इन करंट मालूम है और रिसीविंग इन वोल्टेज निकालते हैं। नो लोड के समय रिसीविंग इन करंट की वैल्यू कितनी होती है 0, और उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं VRNL। तो इस इक्वेशन में जैसे ही आप बेटा रिसीविंग इन करंट को 0 रखेंगे उस समय रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है VRNL, इसी की वैल्यू निकालें। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा VS/A। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज इन एनी ट्रांसमिशन लाइन। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है VS/A। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए मुझे नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है दैट इज कितना हो जाएगा मॉड ऑफ VS/A। चूंकि VS भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, A भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो मैग्नीट्यूड जो आपका मॉड होगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड ऑफ VS डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज इन एनी ट्रांसमिशन लाइन। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं नो लोड रिसीविंग वोल्टेज को निकालूं तो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है VS/A, और किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा मॉड ऑफ VS डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A। तो आप देखेंगे अगर मैं नॉमिनल पाई मॉडल में परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन या फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो फार्मूला क्या होगा, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है बेटा दैट इज VS/A। फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है दैट इज VR डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज VR इंटू 100। यहां से आप देखेंगे दैट इज VS/A का मुझे मॉड निकालना है, ठीक है, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। VS भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, A भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप देखेंगे जो मॉड होगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नॉमिनल पाई मॉडल में परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होगा मॉड ऑफ VS डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A माइनस फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड रिसीविंग वोल्टेज इंटू 100। तो दिस इज द फार्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ऑफ ए नॉमिनल कौन सा मॉडल बेटा नॉमिनल पाई मॉडल। तो नॉमिनल पाई मॉडल में अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन के इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए आपको नॉमिनल पाई मॉडल में सेंडिंग इन वोल्टेज निकालना होगा। सेंडिंग इन वोल्टेज आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं और सेंडिंग इन वोल्टेज आने के बाद आप उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे। ए पैरामीटर आपको मालूम होता है, ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पर रख देंगे और रिसीविंग इन वोल्टेज आपको दिया होगा उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे डिवाइडेड बाई रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई 100 दैट इज नथिंग बट द आपके नॉमिनल पाई मॉडल में आपके वोल्टेज रेगुलेशन को आप क्या कर सकते हैं इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि नॉमिनल पाई मॉडल में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपके सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम होता है कि ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आपको बताया था, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टी मॉडल में मैंने देखा था कि जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था वो सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा था। अगर नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है मतलब आपके नॉमिनल टी मॉडल में कौन सा इफेक्ट ऑकर होता था, फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता था। किस कंडीशन में, नो लोड के समय। तो नॉमिनल टी मॉडल में जब आप जो है नॉमिनल टी मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल टी मॉडल को जब आप नो लोड कंडीशन में करते थे तो नो लोड कंडीशन पे आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था वो सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि नो लोड के समय जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो आपका जो है कौन सा करंट ड्रॉ करती है, चार्जिंग करंट ड्रॉ करती है। और इस चार्जिंग करंट या फिर कैपेसिटी इफेक्ट की वजह से जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता था वो सेंडिंग इन वोल्टेज से क्या हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था। तो वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के क्या पाई मॉडल में जब मैं
पाई मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल को जब मैं नो लोड कंडीशन में करूंगा तो क्या नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा आएगा कि बराबर आएगा कि कम आएगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन करने वाले हैं क्या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल में भी फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा है हम लोग चेक करने वाले हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल में अगर मैं नो लोड के समय रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालूं तो रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा आता है कि कम होता है या फिर उसके बराबर आता है। तो नेक्स्ट है बेटा हम लोग देखने वाले हैं क्या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल में फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल में नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर जो है नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो मतलब फेरेंटी इफेक्ट ऑकर हो रहा है, अगर नहीं ज्यादा है उसके बराबर भी है तो फेरेंटी इफेक्ट ऑकर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे नोट करके लिखेंगे बेटा इसको। ठीक है, नोट करके लिखने वाले हैं। आप देखेंगे इन नॉमिनल पाई मॉडल अगर मैं नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज को कैलकुलेट करूं तो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है। तो आप लिखेंगे इन किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है बेटा, BS/A होता है। तो अगर मैं पाई मॉडल में भी बात करूं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के तो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होगा, VS/A इन द नॉमिनल पाई मॉडल, in the nominal pi model of medium transmission line। ठीक है, नॉमिनल पाई मॉडल पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल में अगर आप नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज निकालें तो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होता है बेटा, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में VS/A। तो नॉमिनल पाई मॉडल में जब आप नो लोड रिसीविंग वोल्टेज निकालेंगे तो कितना आएगा, VS/A। मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मैं नॉमिनल पाई मॉडल में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालूं तो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मॉड ऑफ VS/A। ठीक है, आप देखेंगे VS भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और A भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो मॉड होगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, VS/A। अब आप देखेंगे कि नॉमिनल पाई मॉडल में आप A पैरामीटर का मैग्नीट्यूड जानते हैं, तो मैं लिखूंगा चूंकि इन द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द A पैरामीटर मैग्नीट्यूड लगभग किस रेंज पे होता है, 0.98 और जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। तो नॉमिनल पाई मॉडल में जो A पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। इसलिए इन द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जब मैं नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मतलब जब मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल को नो लोड कंडीशन में करूंगा तो पाई मॉडल ने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है बेटा, मॉड ऑफ VS डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ A। नॉमिनल पाई मॉडल में जो A पैरामीटर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो क्या होता है, 1 से कम होता है। तो आप देखेंगे जब मैं VS को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन हमेशा न्यूमरेटर मतलब मॉड ऑफ VS से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो आप देखेंगे नॉमिनल किसी भी नंबर को जब 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर से बड़ा नंबर आता है। तो आप देखेंगे जब मैं VS को
एक से छोटे नंबर से डिवीजन करूंगा तो ये जो डिवीजन है वो न्यूमरेटर दैट इज मॉड ऑफ वीएस से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं इन नॉमिनल पाई मॉडल जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज होता है वो किससे बड़ा होता है बेटा, इन नॉमिनल पाई मॉडल नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमेशा किससे बड़ा आएगा, सेंडिंग इन वोल्टेज से बड़ा आएगा। तो इन नॉमिनल पाई मॉडल नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से बड़ा होता है, मतलब आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नॉमिनल पाई मॉडल में भी कौन सा इफेक्ट ऑकर होता है, फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता है। तो नोट करके लिखने वाला हूं बेटा, इन नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द नो लोड के समय जो रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा वो सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा आएगा। और ये बेटा किसकी वजह से आपका ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका, वैसे मैथमेटिकली तो आपको प्रूफ है कि नॉमिनल पाई मॉडल में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड 1 से कम होता है, जिसकी वजह से नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा होता है। और ये चीज मैंने आपको दिखाई भी थी नॉमिनल टी मॉडल में आपका कि आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि नो लोड के समय जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है वो कौन सा करंट ड्रॉ करती है, चार्जिंग करंट। और इस चार्जिंग करंट की वजह से आपके नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से बढ़ जाता है। चार्जिंग करंट क्यों ड्रॉ किया था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ने, क्योंकि उसमें कौन सा इफेक्ट कंसीडर किया था, शंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट। तो आप बोल सकते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपका शंट कैपेसिटर का इफेक्ट होता है या फिर आपका चार्जिंग करंट आपका फ्लो करता है नो लोड के समय। नो लोड के समय आपकी मीडियम ट्रांसमिशन में चार्जिंग करंट फ्लो करता है, ये चार्जिंग करंट शंट कैपेसिटेंस की वजह से फ्लो करता है, जिसकी वजह से नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो नोट करके यहां पर लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज, मतलब नो लोड के समय जो रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज This effect is known as Ferranti effect। तो एक चीज आपको यह भी मालूम चली कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का चाहे आपके पास टी मॉडल हो चाहे पाई मॉडल हो, उसमें कौन सा इफेक्ट ऑकर होगा, नो लोड के समय फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होता है। और ये फेरेंटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है, चार्जिंग करंट या फिर शंट कैपेसिटेंस की वजह से ऑकर होता है। ठीक है, अब जरा हम कंपेयर करना चाहते हैं कि नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल में फेरेंटी इफेक्ट किस में ज्यादा होता है। फेरेंटी इफेक्ट का मतलब कि नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा होगा। तो जिस मॉडल में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से जितना ज्यादा होगा उसमें फेरेंटी इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे चाहे मैं नॉमिनल टी मॉडल की बात करूं चाहे नॉमिनल पाई मॉडल की बात करूं, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कितना होता है, VS/A। नॉमिनल टी मॉडल नॉमिनल पाई मॉडल दोनों में ही ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो दोनों में न्यूमरेटर तो बराबर है ही, डिनोमिनेटर भी बराबर है, तो डिवीजन भी बराबर आएगा। तो आप देखेंगे चाहे मैं नॉमिनल टी मॉडल की बात करूं चाहे नॉमिनल पाई मॉडल की बात करूं, दोनों में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। अगर ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड समान है तो न्यूमरेटर भी समान, डिनोमिनेटर भी समान, तो डिवीजन भी कैसा आएगा, समान आएगा। तो दोनों ही केस में नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल में दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज की वैल्यू बराबर आती है, जो कि सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो दोनों में बेटा नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल में दोनों ही केस में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा होता है, और दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर बराबर है तो दोनों में फेरेंटी इफेक्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो नोट करके बेटा हम लोग एक और नोट लिखेंगे कि बेटा नॉमिनल टी मॉडल की बात करिए चाहे नॉमिनल पाई मॉडल की बात करिए, दोनों में
नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। और बेटा जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है दोनों केस में सेंडिंग इन वोल्टेज से बड़ा है, और दोनों में कैसा होगा बेटा, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही केस में जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। तो नोट करके लिखेंगे इन नोट करके लिखेंगे इन नॉमिनल टी मॉडल, इन द नॉमिनल टी मॉडल। अगर मैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टी मॉडल की बात करूं तो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना था बेटा, नो लोड के समय जो रिसीविंग इनका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था कितना था, Vs बाई मॉड ऑफ Vs डिवाइडेड बाई ए। नॉमिनल टी मॉडल में जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड था वो लगभग कितना था, 0.98, जो कि 1 से क्या था, कम था, ठीक है। तो आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज था वो कितना था, मॉड ऑफ Vs डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। नॉमिनल टी मॉडल में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड 0.98 था, जो कि 1 से कम था। तो जब मैं Vs को किसी भी नंबर को जब 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन हमेशा न्यूमरेटर जो कि कितना, मॉड ऑफ Vs से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो सेंडिंग इन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। अगर मैं वहीं कंपेयर करूं इन नॉमिनल पाई मॉडल, इन द नॉमिनल पाई मॉडल, इन द नॉमिनल पाई मॉडल में अगर मैं नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालूं, नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होता था बेटा, मॉड ऑफ Vs डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। और आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल में भी जो ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड है वो लगभग कितना था बेटा, 0.98, जो कि 1 से क्या था, कम था। तो आप देखेंगे जब मैं Vs को 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये डिवीजन हमेशा न्यूमरेटर या फिर मॉड ऑफ Vs से कैसा आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे चाहे मैं नॉमिनल टी की बात करूं चाहे नॉमिनल पाई मॉडल की बात करूं, दोनों ही केस में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से कैसा है, बड़ा है। मतलब दोनों ही केस में फेरेंटी इफेक्ट ऑकर होगा। और आप देखेंगे दोनों में नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है कि किसमें बड़ा है किसमें छोटा। तो आप देखेंगे दोनों में जब मैं नो लोड रिसीविंग वोल्टेज निकालूंगा तो दोनों में न्यूमरेटर क्या है, Vs है, डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ ए है, और दोनों ही केस में मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0.98 है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं नॉमिनल टी मॉडल की बात करूं चाहे नॉमिनल पाई मॉडल की बात करूं, दोनों में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो दोनों ही केस में जो नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज है वो आपस में कैसा होता है, बराबर होता है, साथ ही साथ वो सेंडिंग इन वोल्टेज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर बेटा मैं नोट करके लिख रहा हूं इन बोथ द केस, इन बोथ द केस। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, चाहे मैं नॉमिनल टी मॉडल की बात करूं चाहे नॉमिनल पाई मॉडल में, दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। साथ ही साथ नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा बेटा, सेंडिंग इन वोल्टेज से बड़ा होगा, ठीक है। दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज बराबर क्यों आ रहे हैं, सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बेटा दोनों ही केस में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड सेम क्यों है, क्योंकि दोनों में ए पैरामीटर क्या होता है, सेम होता है। तो आप लिखेंगे इन बोथ द केसेज, इन बोथ द केसेज ए पैरामीटर दैट इज, किसकी बात कर रहा हूं, ए की। ए पैरामीटर दैट इज इक्वल टू कितना होता है, ए पैरामीटर कितना होता है बेटा, ए पैरामीटर होता है बेटा 1 + YZ/2। तो चाहे नॉमिनल टी मॉडल की बात करें चाहे नॉमिनल पाई मॉडल की बात करें, इन बोथ द केसेज ए पैरामीटर जो कि कितना 1 + YZ/2 इज सेम, so that for both the cases, so that for both the cases a parameter magnitude अगर बेटा आपका ए पैरामीटर सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम। ए पैरामीटर मैग्नीट्यूड दैट इज, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मॉड ऑफ ए विल
आल्सो सेम, एंड its value is less than unity और 1। ठीक है, आपका जो ए पैरामीटर है दोनों में सेम होता है, या फिर ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और जो कि 1 से क्या होता है, कम होता है। उसके बाद हम लोग एक और नोट लिखेंगे कि चाहे मैं नॉमिनल टी मॉडल की बात करूं, चाहे नॉमिनल पाई मॉडल की बात करूं, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। साथ ही साथ वो किससे बड़ा होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज से बड़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम लोग जो है पॉइंट लिखने वाले हैं, दैट इज इन नॉमिनल टी मॉडल एंड नॉमिनल पाई मॉडल। नाउ नेक्स्ट अपने पास नोट होने वाला है, इन बोथ द केसेज, या फिर इन द नॉमिनल टी मॉडल एंड इन द नॉमिनल टी मॉडल एंड नॉमिनल पाई मॉडल, the no load receiving in voltage, the no load receiving in voltage will be same, in the nominal pi model and nominal T model and nominal pi model, the no load receiving voltage will be same for both the cases, will be same and which is greater than the sending end voltage। तो चाहे आप नॉमिनल टी मॉडल की बात करें, चाहे नॉमिनल पाई मॉडल में, दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज कैसा है बेटा, बराबर है, और जिसकी वैल्यू सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा होती है। दूसरा लिखेंगे, इन बोथ द केसेज, दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज क्यों बराबर है, क्योंकि ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड दोनों में कैसा है, बराबर है। तो लिखेंगे इन बोथ द केसेज, दैट इज, किस केस की बात कर रहा हूं, नॉमिनल टी मॉडल एंड नॉमिनल पाई मॉडल। In both the cases, the no load receiving in voltage will be same, because दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग इन वोल्टेज सेम क्यों होता है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पैरामीटर will be same for both the cases। दोनों ही केस में ए पैरामीटर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, सेम होता है, जिसकी वजह से नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में क्या होता है, सेम होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोनों में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज है वो सेम है, मतलब दोनों में फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेंडिंग इन वोल्टेज से बढ़ जाना। दोनों में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से बराबर बढ़ रहा है। जितना बेटा नो लोड रिसीविंग वोल्टेज इसमें है
उतना ही नो लोड रिसीविंग वोल्टेज इतना है। तो जितना बेटा नो लोड रिसीविंग वोल्टेज नॉमिनल पाई मॉडल में सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा हो, उतना ही नॉमिनल पाई मॉडल में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज से ज्यादा है। तो दोनों ही केस में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से बराबर इंक्रीज किया है, ठीक है। इसलिए दोनों ही केस में फेरेंटी इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, जिसमें नो लोड रिसीविंग वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा होगा। जिसमें नो लोड रिसीविंग वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, उसमें बोलेंगे फेरेंटी इफेक्ट क्या है, कम है। लेकिन आप देखेंगे दोनों ही केस में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से जितना ये ज्यादा है उतना ही ये ज्यादा है। मतलब दोनों ही केस में फेरेंटी इफेक्ट कैसा है बेटा, सेम है। तो आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन बोथ द केसेज, इन बोथ द केसेज दैट इज nominal T model and nominal pi model and nominal pi model, the effect of Ferenty effect will be same, दोनों ही केस में नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल में, दोनों ही केस में नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल में जो फेरेंटी इफेक्ट का इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ फेरेंटी इफेक्ट विल बी सेम। दोनों ही केस में फेरेंटी इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या है, सेम है। मतलब दोनों ही केस में जो नो लोड रिसीविंग वोल्टेज है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से बढ़ रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। दोनों ही केस में नो लोड रिसीविंग वोल्टेज सेंडिंग इन वोल्टेज ज्यादा, और जितना ये ज्यादा उतना ही ये ज्यादा है। मतलब दोनों ही केस में फेरेंटी इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या है बेटा, सेम है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नोट विल बी देयर, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे रेगुलेशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज अगर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी आपको निकालनी है नॉमिनल पाई मॉडल में तो फार्मूला क्या होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास होगा कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी इन द नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई मॉडल में आप जो है ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, you want to calculate the transmission efficiency in the nominal pi model। क्या फार्मूला होता है और आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होने वाली है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ नीटा टी से, परसेंटेज ऑफ नीटा टी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ नीटा टी, ठीक है। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपके पास नॉमिनल पाई मॉडल का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बना देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में ज्यादा अच्छा है। छोटा सा मॉडल बनाता हूं बेटा। नॉमिनल पाई मॉडल में आप लाइन के टोटल कैपेसिटेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग इन साइड एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड। लाइन के जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग इन साइड, ठीक है। नाउ दिस इज द your electrical equivalent model of nominal pi model. Now this is the C/2. This is half of the capacitance is concentrated on the sending end side, half of the capacitance
of the transmission line is concentrated on the receiving end side. लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस है एंड टोटल इंडक्टेंस दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज पैरामीटर की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस की वजह से आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ द total admittance is concentrated on the sending end side and half of the total admittance of the transmission line is concentrated on the receiving end side. ठीक है, now this is the sending end side, this is sending end voltage can be represented by Vs, sending end current can be represented by Is. Now this current can be divided into two branch, some current is passing through the capacitor and some current is passing through the resistor and inductor. जो current इस capacitor से पास करेगा उसको बोलेंगे that is sending and charging current, और जो current आपके resistor और inductor से पास करेगा उसको बोलेंगे that is transmission line current. ये transmission line current flow करते करते इस नोड पे पहुंचेगा और इस नोड में पहुंचने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड होगा। जो करंट कैपेसिटर से पास करेगा उसको बोलेंगे रिसीविंग एंड चार्जिंग करंट, और बाकी का करंट आपके रिसीविंग एंड पे क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। इसको IR से रिप्रेजेंट करेंगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं VR से, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई VR। ठीक है, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल जो मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नाउ अगर मैं लोड लगाना चाहूँ तो लोड भी लगा देता हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो नाउ हियर इज द लोड विल बी कनेक्टेड, दिस इज द लोड, दिस इज द लोड। ठीक है, नाउ दिस इज लोड विल बी देयर। तो आप देखेंगे लोड करंट इज नथिंग बट द रिसीविंग इन करंट, और लोड का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है बेटा, रिसीविंग इन वोल्टेज। लोड का पावर फैक्टर कितना होगा, लोड पावर फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई cos phi। ठीक है, चलो ट्रांसमिशन इफिशिएंसी की बात करते हैं। नाउ परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या होती है बेटा, आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर, इनपुट एक्टिव पावर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 100। लेकिन आप देखेंगे आपको ट्रांसमिशन लाइन में इनपुट एक्टिव पावर मालूम नहीं होती, हमेशा आपको कहाँ की पावर मालूम होती है, रिसीविंग इन या फिर आउटपुट एक्टिव पावर मालूम होती है। तो मैं इस फार्मूले को इनपुट एक्टिव पावर को आउटपुट एक्टिव पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो दैट सेम फार्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द ट्रांसमिशन इफिशियंसी लाइक दिस। तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन इफिशियंसी दैट इज नथिंग बट द आउटपुट एक्टिव पावर, आउटपुट एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एक्टिव पावर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, हेलो। नाउ सेम चीज, सॉरी फॉर दैट, आप देखेंगे इनपुट एक्टिव पावर को आप क्या कर सकते हैं बेटा, इनपुट एक्टिव पावर को आउटपुट एक्टिव पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनपुट एक्टिव पावर क्या होगा बेटा, इनपुट एक्टिव पावर होगा आउटपुट एक्टिव पावर, इनपुट में जो भी आप एक्टिव पावर देंगे उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिशन लाइन में लॉस में चला जाएगा, बाकी की एक्टिव पावर आपकी आउटपुट में ट्रांसमिट हो जाएगी। दैट इज आउटपुट एक्टिव पावर प्लस दैट इज लॉसेज इन द ट्रांसमिशन लाइन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, आउटपुट एक्टिव पावर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आउटपुट एक्टिव पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, इनपुट एक्टिव पावर इज नथिंग बट द सेंडिंग इन पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर इस फार्मूले को आप लिखना चाहें तो दिस इज आउटपुट एक्टिव पावर को लिख सकते हैं रिसीविंग इन पावर, दैट इज आउटपुट एक्टिव पावर इज नथिंग बट द रिसीविंग इन पावर, एंड व्हाट इज द लॉसेज, लॉसेज को किससे लिखते हैं, PL इंटू 100। ठीक है, तो आप देखेंगे जनरली आपको रिसीविंग इन पावर मालूम होती है और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो रिसीविंग इन पावर मालूम है, लॉसेज कैलकुलेट कर लीजिए तो आप अपनी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको रिसीविंग इन पावर हमेशा आपको क्या मालूम होती है बेटा, नोन होती है, दिस इज नोन, ये आपको नोन होता है, ये आपको नोन होता है। अगर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो आपको लॉसेज क्या करने पड़ते हैं बेटा,
कैलकुलेट करने पड़ते हैं, दिस इज कैलकुलेट। तो नेक्स्ट होगा, अगर मैं ट्रांसमिशन इफिशिएंसी निकालना चाहता हूं तो मुझे लॉसेस निकालने पड़ेंगे कि नॉमिनल पाई मॉडल में एक्टिव पावर में लॉस कहाँ कहाँ होता है। नॉमिनल पाई मॉडल में ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर में लॉस कहाँ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा अपनी हेडिंग होगी ट्रांसमिशन इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉसेज कैलकुलेट करने। तो नेक्स्ट बेटा कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज इन द नॉमिनल पाई मॉडल में ट्रांसमिशन लाइन में कितना लॉस होता है। तो आप देखेंगे आपको जो लॉस निकालना है वो किस पावर में निकालना है, एक्टिव पावर में। तो आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल में एक्टिव पावर में लॉस कहाँ का होगा, ट्रांसमिशन लाइन में। तो आप देखेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करते। तो आप देखेंगे नॉमिनल पाई मॉडल में ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिव पावर में लॉस किस में होगा, रजिस्टर में। और रजिस्टर के लॉस को बड़ी आसान है, रजिस्टर का आपको करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो लॉस क्या होता है बेटा, दैट इज रजिस्टर में जो पावर लॉस होता है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप देखेंगे अगर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है, फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है, तो आपको अगर सिंगल फेज ट्रांसमिशन है तो लॉस भी कितने फेज के लिखने हैं, सिंगल फेज। अगर 3 फेज ट्रांसमिशन है तो पावर भी 3 फेज के लिखेंगे, तो लॉसेज भी 3 फेज के। तो अगर मेरे पास सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो नॉमिनल पाई मॉडल में आपका एक्टिव पावर में लॉस कितना होगा। तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में जो एक्टिव पावर में जो लॉस होता है वो किसमें होता है, रजिस्टर में। रजिस्टर ही केवल एक्टिव पावर कंज्यूम करेगा ट्रांसमिशन लाइन में। और बेटा रजिस्टर का अगर करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो आप जो है एक्टिव पावर में लॉस निकाल सकते हैं कि रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम करेगा, जितनी पावर कंज्यूम करेगा उतना ही आपकी एक्टिव पावर में लॉस होगा, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप देखेंगे कि अगर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो टोटल मेरा ट्रांसमिशन लाइन में कितना लॉस होगा, दैट इज करंट कितना है ITL और बेटा रेजिस्टेंस R है, तो कितना लॉस होगा बेटा ITL स्क्वायर इंटू आर। तो फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन टोटल आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कितना लॉस होगा, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में केवल एक ही फेज में लॉस होगा, कितना होगा बेटा, करंट कितना है ITL स्क्वायर इंटू आर। तो अगर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें टोटल कितना लॉस होगा, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में आपका एक्टिव पावर में लॉस रजिस्टर होगा, करंट मालूम है ITL, रेजिस्टेंस मालूम है R। तो टोटल कितना लॉस होगा बेटा सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में ITL स्क्वायर इंटू आर। रजिस्टर का लॉस निकालते हैं दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो करंट कितना है ITL, तो रेजिस्टेंस कितना है R, तो लॉस कितना होगा बेटा आई स्क्वायर इंटू आर। तो करंट है ITL, तो दैट इज ITL स्क्वायर इंटू आर विल बी देयर, दिस इज द लॉस इन द सिंगल फेज। अगर आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज ट्रांसमिशन, तो पर फेज लॉस आपको मालूम है, हर फेज में कितना लॉस होगा ITL स्क्वायर इंटू आर, दूसरे फेज में ITL स्क्वायर इंटू आर और तीसरे फेज में ITL स्क्वायर इंटू आर। तो टोटल अगर 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो बेटा टोटल कितना लॉस होगा बेटा, फॉर 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन टोटल लॉस होगा 3 ITL स्क्वायर इंटू आर। बेटा बार नहीं लगाया, मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपको बेटा लॉसेज कैलकुलेट हो जाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन में इतना लॉस हो रहा है, इस लॉस को यहां पर रखेंगे एफिशिएंसी। आप देखेंगे आपको ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस मालूम होगा बेटा, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस मालूम होगा। अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का करंट ITL करंट आपको मालूम चल जाए, अगर आपको ITL की वैल्यू मालूम चल जाएगा तो आप इस लॉस को निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे लॉस निकालने में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, दैट इज ITL, रजिस्टर का जो करंट है दैट इज ITL, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज कैलकुलेटेड। अगर आप लॉस निकालना चाहते हैं तो आपको इस ट्रांसमिशन लाइन में जो ITL करंट, जो रजिस्टर से करंट ITL पास करे, इसको निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे चूंकि यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, AC ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं। AC ट्रांसमिशन के केस में आपको ब्रांच का क्या मालूम होगा, इंपीडेंस। तो आप देखेंगे रजिस्टर और इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। अगर आप रजिस्टर और इंपीडेंस की यूनिट सेम होती है तो उनके फार्मूले भी सेम होते हैं। अगर आप रजिस्टर के करंट को निकालना चाहते हैं तो रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। तो आप देखेंगे जो मेथड रेजिस्टेंस के लिए होता है सेम मेथड इंपीडेंस के लिए। तो आप देखेंगे AC के केस में आपको ब्रांच का क्या मालूम है बेटा, इंपीडेंस मालूम है। ब्रांच का इंपीडेंस कितना है बेटा, Z। अगर आप इंपीडेंस के करंट को निकालना चाहते हैं तो इंपीडेंस के टर्मिनल के आपको क्या मालूम होने चाहिए, विभव। तो आप देखेंगे
आपका इस ब्रांच के इंपीडेंस Z है और इस इंपीडेंस से कितना करंट पास कर रहा है ITL, इस करंट को निकालना है। तो अगर इंपीडेंस के करंट को निकालना चाहते हैं तो उस इंपीडेंस के करंट को निकालने के लिए इंपीडेंस के टर्मिनल के विभव मालूम होने चाहिए। और इंपीडेंस आपको मालूम है, इस इंपीडेंस के इन दोनों टर्मिनल का विभव कितना होगा आप देखेंगे, दिस इज व्हाट VS। तो बेटा आप देखेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल VS है, तो इस आप देखेंगे दिस इज द VS, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा, सेंडिंग इन वोल्टेज। अगर इस कैपेसिटर के क्रॉस सेंडिंग इन वोल्टेज है, इसको ग्राउंड मानेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा VS। तो आप देखेंगे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VS। और आप देखेंगे ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर किसके क्रॉस लगा है, रिसीविंग इन के क्रॉस। तो रिसीविंग इन वोल्टेज नथिंग बट द कैपेसिटर वोल्टेज, तो कैपेसिटर का वोल्टेज VR होगा, तो दिस इज 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा VR। आप देखेंगे इस ब्रांच का आपको इंपीडेंस मालूम है, इंपीडेंस को दोनों टर्मिनल के विभव मालूम है, तो आप इस ब्रांच के करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई इंपीडेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई impedance that is equal to current, this is nothing but the ITL। यहां से आप क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन के करंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां से करंट कैलकुलेट होगा, इस करंट को यहां पर रखेंगे तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही बेटा लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, इमीडिएटली आप ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन इफिशियंसी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को बेटा याद रखिएगा। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन में लॉस निकालना चाहते हो तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस केवल किसमें होगा, रजिस्टर में। रजिस्टर के लॉस को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, तो लॉस कितना होगा ITL स्क्वायर इनटू R। फॉर सिंगल फेज लाइन, 3 फेज लाइन होगी तो तीनों फेज में इतना ही लॉस होगा, दैट इज 3 ITL इनटू R। अगर आप लॉस को निकालना चाहते हो तो आपको ट्रांसमिशन लाइन करंट निकालना पड़ेगा। और AC के केस में अगर किसी भी ब्रांच के करंट का मालूम, किसी ब्रांच में करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालते हैं, उस ब्रांच का क्या मालूम होना चाहिए, इंपीडेंस, और साथ ही साथ उस ब्रांच के टर्मिनल के विभव। आपको ब्रांच के टर्मिनल के विभव भी मालूम है, इंपीडेंस मालूम है, तो करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई इंपीडेंस दैट इज इक्वल टू करंट। इस इक्वेशन से हम लोग करंट को निकालेंगे। करंट की वैल्यू आते ही आप जो है ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेज को निकाल लेंगे, और ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेज निकालते ही आपकी ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या हो जाएगी बेटा, कैलकुलेट हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल, ठीक है। अब केवल एक ही टॉपिक रह गया है नॉमिनल पाई मॉडल में, दैट इज फेजर डायग्राम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल को क्या भी करूंगा बेटा, कंपेयर भी करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।